हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी का एक बार फिर से ज्योति एकेडमी द्वारा संचालित इन वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के मध्य की दूरी अत्यंत कम हो तो इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। सही बच्चों को याद आ रहा होगा अगर उन्होंने पढ़ा है तो। एक पर आवेश नेगेटिव और दूसरे पर सेम परिमाण का पॉजिटिव आवेश और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 2a। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए इधर विद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य की सदिश दूरी का अदिश गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। काय से डिनोट करते हैं? पी वेक्टर। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन पूछी जाती है बेटे, इसलिए इसको एक बार रिवाइज भी जरूर कीजिएगा। तो पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू 2a वेक्टर। इसमें इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको नोट डाल के भी बताया था और आपने वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। अक्षीय रेखा किसे कहा जाएगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रेखा अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा मध्य बिंदु के लंबवत गुजरने वाली रेखा निरक्षीय रेखा। फिर हमने डेरिवेशन वाली बात करी थी। डेरिवेशन मेजर प्रश्न पूछा जाता है। बड़ा जो प्रश्न आएगा 4 नंबर का, उसमें से ये पार्ट के रूप में पूछा जाएगा, पोर्शन के रूप में। तो बेटा देखिए, हमने जो डिस्कस किया था इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक वो था अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा अगर आपने पढ़ा है तो बताओ कितना होगा? E अक्षीय इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब। ठीक है, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या बताया था मैंने आपको? E वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब, जहां k क्या है? कांस्टेंट, p क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और r क्या है? मध्य बिंदु से उस बिंदु की डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, अब आते हैं बेटे आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं निरक्षीय वाला कैसा, इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये बिंदु A, ये बिंदु B, यहां पर नेगेटिव आवेश -q, यहां पर पॉजिटिव आवेश +q, दोनों के मध्य की दूरी 2a। दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? 2a। ठीक है, एक सेकेंड। दोनों के बीच की दूरी 2a। मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली रेखा, इस रेखा को क्या कहा जाएगा? निरक्षीय रेखा। मध्य बिंदु से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु होगा। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव का डायग्राम बनाना होगा। एक पर आवेश -q, दूसरे पर आवेश +q, दोनों के बीच की दूरी 2a। तो यहां से यहां तक की दूरी a और यहां से लेकर यहां तक की दूरी a, इसीलिए इसको 2a लिखा जाता है, ताकि जब इनका बंटवारा हो तो a इसके पास रह जाए और a इसके पास चला जाए। अगर आप इसको a मानते तो फिर कितना हो जाता है? a/2 इधर और a/2 इधर। थोड़ी गणना में डिफिकल्टी होती, इसलिए उससे बचने के लिए इसको 2a माना गया है। अब देखिए बेटे आगे हमें कहां पर निकालना है? निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये वाली लाइन क्या होगी? हमें पता है ये वाली लाइन अक्षीय रेखा होगी। इसका डेरिवेशन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था। अब हमें निरक्षीय रेखा पे निकालना है, तो मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो बेटा इसकी जो लैंग्वेज लिखी जाएगी उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की जरूरत है। तो देखिए बेटा इधर
सबसे पहले क्या लिखोगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण q व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। दोबारा देखिए, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण q व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहां तक बात क्लियर है? ये अब हमारा ये उद्देश्य हो गया। अब आपको कैसे करना पड़ेगा, तो बेटे इधर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इस नेगेटिव आवेश के कारण यहां पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। नेगेटिव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, उसी और पॉजिटिव के कारण दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। एक बार इस नेगेटिव के कारण निकालेंगे और एक बार इस पॉजिटिव के कारण निकालेंगे। तो देखिए बेटा, इधर थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस a, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस r। ऐसा एक न्यूमेरिकल भी करवाया था विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में, उस टॉपिक में। तो बेटा अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस r है, ये 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √r² प्लस a²। ये दूरी हो गई। अब इस बिंदु पर इस ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में हो जाएगी। परिमाण कैसे निकालेंगे, क्या लिखोगे आप, EPA। EPA मतलब P पर A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इधर K, इस पर आवेश कितना है, -q, लेकिन यहाँ पर परिमाण लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, केवल q अपॉन दोनों के मध्य की दूरी। दोनों के मतलब कौन से दोनों, बिंदु A और बिंदु P के मध्य की दूरी, वो कितनी हो जाएगी, √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, EPA वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन r² प्लस a²। अब इस दिशा को हम नहीं जानते हैं, न तो ये i कैप है, न ये j कैप है, न ये k कैप है। अगर बेटा ये इस तरह से होता, इस दिशा की तरफ जा रहा होता, तो इसे i कैप बोल देते। अगर ये ऊपर की दिशा में होता तो j कैप बोल देते, और अगर ये इस दिशा में होता तो क्या बोल देते, k कैप बोल देते। बात समझ में, ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप। बट यहाँ पर ये इनमें से कोई भी नहीं है, तब इस दिशा को क्या लिखा जाएगा, P से A की ओर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए, सेम यही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसी प्रकार बिंदु P पर बिंदु B के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बेटा देखो, दोनों को चूंकि पॉजिटिव है तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर आ जाएगा ये EPB। इसका परिमाण भी ये सेम रहेगा। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए मैंने एक बेस तैयार करा है, अब इसको आप पूरा समझेंगे दोबारा से। देखिए बेटा, ये आपके लिए थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब आपको एग्जाम में अगर ये आता है तो किस तरह से लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये टॉपिक लिख लिया, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। माना, जैसा पहले किया था, माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण, जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण Q व दोनों आवेशों के मध्य। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं बेटा, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं भी समझ सकता हूं आप घर पे रह रहे हो, ठीक है, ये क्लास वाली फीलिंग नहीं आएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा इजीली पढ़ा रहा हूँ। एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता भी लग जाए कि पहले क्या पढ़ा था। ठीक है, आप थोड़ा घर पे कोशिश करो, आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको आधा समझ में आए, अगर आप सीरियसली रहोगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। तो बेटा देखिए, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण Q व दोनों आवेशों के मध्य
वह दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। ठीक है, अब चाहो तो आप डायग्राम बना लीजिए। तो देखिए बेटा, इधर थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर जैसा हमने पहले भी किया था, ये -q आवेश, ये +q आवेश, इसको बिंदु A नाम दे दीजिए, इसको B नाम दे दीजिए। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, ये मध्य बिंदु O। ठीक है बेटे, आगे देखिए, आगे देखिए बेटे, ये तो हमने मान लिया, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण q व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2 है। अब यहाँ पर उद्देश्य लिखेंगे, हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ भी लिख सकते हो, मध्य बिंदु O से लंबवत समझते हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, लंबवत गुजरने वाली, और लंबवत गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? निरक्षीय रेखा। लंबवत गुजरने वाली निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। यह अब हमारा उद्देश्य हो गया, हमें करना क्या है। बात समझ में आई? हमारा टारगेट क्या है, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको डायग्राम को शो कर देंगे। बिंदु O से लंबवत, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर कोई बिंदु है, बिंदु P, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है r। इस बिंदु पर स्थित बिंदु पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। सेम प्रोसेस वैसा होगा जैसे अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर याद किया था। एग्जाम में ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और बहुत संभावना होती है इसकी पूछने की बेटे। ठीक है, हर एक दो साल में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आपके 8वें चैप्टर में भी पूछा जाएगा। वहां पर निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, वहां पर भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज लिखनी होती है। तो लैंग्वेज क्या है? माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण q व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2 है। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P, और ये निरक्षीय रेखा है, मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर जो r दूरी पर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार बेटा इसको नोट करें। तो देखिए बेटे, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। अब देखिए इधर, सबसे पहले यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होता है। इससे पहले लैंग्वेज का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो, यहाँ पर कितने आवेश है? 2 आवेश है, एक -q और एक +q। हमें कहां पर निकालना है? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो हमें इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक की और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस सेम रहेगी। क्यों रहेगी सेम? तो देखो बेटा, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यहां पर 2 ट्राइंगल, 2 त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों समकोण है। कैसे? देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला, ध्यान दो इधर। एक त्रिभुज बन रहा है AOP और एक त्रिभुज बन रहा है BOP। दोनों में एक कोण 90-90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? देखो, यहां पर आधार ये A है और इसका ये आधार भी A है। दोनों का लंब उभयनिष्ठ है। तो ये कैसे हो गया बेटा? सेम ट्राइंगल बन गया। ठीक है, सर्वांग आपने पढ़ा है। इस भुजा की लंबाई कितनी जाएगी कर्ण की? अभी बताया आपको, √r² + a²। तो देखो बेटा इधर, अब यहां पे लिखेंगे बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, रटने वाली बात नहीं है, इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा, रटने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ईपीए, ईपीए मतलब कहां पर ज्ञात कर रहे हैं, पी पर, पी पहले आ गया, पी पर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला बोलो बेटे क्या होता है, के ए बिंदु पर स्थित आवेश का परिमाण लिखा जाएगा, वो कितना है, क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए पी का होल स्क्वायर। ए पी मतलब बिंदु ए और पी के बीच की दूरी का होल स्क्वायर, और दिशा क्या हो जाएगी, चूंकि नेगेटिव आवेश है तो नेगेटिव आवेश का मतलब होता है दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर, और पॉजिटिव होता तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो यहां लिख दिया मैंने ई पी ए वेक्टर, क्लियर है। चाहो तो यहां भी लिख दीजिए, कहां से कहां है बेटा, ये पी से ए की ओर आ रहा है, तो पी से ए। अब इधर देखिए ए पी का होल स्क्वायर, तो यहां देखिए ए पी बराबर कितना होगा, चूंकि ये कर्ण है और कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर एओ का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर। तो एपी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां देखिए तो ई पी ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका माना है एपी का, और इसका यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, और दिशा पी से ए, इसको सॉल्व कर लें तो ई पी ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिशा पी से ए, इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 1। क्या मेरी बात समझ में आई, इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके आगे देखिए बेटे। ये आ गया ईपीए, मैं इसको रफ कर देता हूं और मैं यहां पर डायरेक्टली लिख देता हूं ईपीए रिजल्ट। तो हमने देखा ईपीए इज इक्वल टू आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिशा पी से ए की ओर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसका काम कंप्लीट हो गया, अब किसकी बारी आएगी, बिंदु, अब ये लैंग्वेज मैंने लिखूंगा यहां पर, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि ये पॉजिटिव है तो दिशा किधर जाएगी, इस दिशा में जाएगा, इसे लिख देंगे ई पी बी, पी पर बी के कारण, और इसका मान कितना होगा, ई पी बी वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो बेटे फॉर्मूला, के बी पर स्थित आवेश पॉजिटिव है तो Q अपॉन वही यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दिशा क्या हो जाएगी इसकी, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर, समीकरण नंबर 2। ये वाली दिशा आ रही है ना बेटा, तो ये बी से पिट हो जाएगी इस दिशा को। अब अगर आप ध्यान से देखें तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमें एक बात पता लग रही है, वो क्या, ईपीए का परिमाण बराबर है ईपीबी के परिमाण के, दोनों का परिमाण सेम है, बस क्या डिफरेंस आ रहा है, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो चूंकि दोनों का परिमाण सेम और वो कितना है उसको मैं मान लेता हूं ई, ठीक है ना, या इसको एक मिनट रुक जाओ, दोनों का परिमाण है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसको मैं ई के बराबर मान लेता हूं, और इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। दोबारा ध्यान दो क्योंकि ये काम आएगा, इसका परिमाण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका परिमाण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटे, मैं स्क्वायर कर दूं, अंडर रूट से कट जाएगा वो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों का परिमाण सेम है, और वो किसके बराबर है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसे मैंने ई मान लिया, और यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने लिखा ई और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ई। मेरी बात समझ में आई बेटा, ठीक है। अक्षीय रेखा पर अगर आप ध्यान दें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का परिमाण अलग अलग आ रहा था, एक बड़ा आ रहा था और एक छोटा आ रहा था। वहां मैंने क्या बताया था आपको, बड़े में से छोटे को माइनस कर ले,
लेकिन यहाँ पर अलग है। यहाँ पर क्या है, दोनों का परिमाण सेम है लेकिन दिशा एक इस दिशा में आ रहा है और एक इस दिशा में आ रहा है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनें। जब ऐसा हो जाए कि परिमाण तो सेम है लेकिन दिशा अलग अलग है, तो एक कथन हमेशा ध्यान रखें, वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, उसको पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी जब देखिए बेटा, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक फिजिक्स 11th क्लास में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करी होगी, और नहीं तो यहां ध्यान दीजिए। देखो बेटा, बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण तीव्रता, इसको आपको एग्जाम में भी लिख कर आना है, दोनों आवेशों के कारण तीव्रता परिमाण में बराबर व दिशा में अलग अलग है। विपरीत नहीं बोलेंगे, यहाँ पर अलग अलग है। एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है, अलग अलग है। अब ये तो हमने लिख दिया कि दोनों का परिमाण सेम है और दिशा अलग अलग है। ये इस तरह से है बेटा, एक इस दिशा में जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक इस दिशा में जा रहा है और एक इस दिशा में जा रहा है, दोनों का परिमाण सेम है लेकिन एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है। अब ऐसा हो जाएगा तब क्या करेंगे, तो ध्यान दो बेटा जरा। बिंदु P पर दोनों आवेशों की तीव्रता परिमाण में बराबर और दिशा में अलग अलग है। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए इनका किनका, ई और ई, इन दोनों का, इनका सदिश वियोजन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सदिश वियोजन करेंगे। अब मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूं, सदिश वियोजन करेंगे, इसको देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, सदिश वियोजन। सदिश वियोजन मतलब कंपोनेंट, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। देखिए इधर कोई बल लग रहा है 100 न्यूटन का इधर, और एक्स अक्ष से वो 30 डिग्री पे लग रहा है। तो ध्यान दें, इसका एक आएगा एक्स घटक और एक आएगा वाई घटक। याद आया, बात समझ में आ गई? इसे कहा जाता है सदिश वियोजन। तो एक्स घटक, तो ध्यान दो, जिधर कोण होता है उधर कॉस आ जाता है, और जिधर कोण नहीं है उधर क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। तो इधर क्या आ जाएगा 100 cos 30 और इधर आ जाएगा 100 sin 30। इसे ही कहा जाता है सदिश वियोजन। दोबारा ध्यान देना, बिंदु P पर एक लग रहा है इस दिशा में और एक लग रहा है इस दिशा में, यानी इस तरह का व्यू आ रहा है, एक जा रहा है इस दिशा में और एक जा रहा है इस दिशा में, और दोनों का परिमाण सेम है। तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए इनका सदिश वियोजन करेंगे। अब सदिश वियोजन देखो बेटा, इधर माना कि ये जो कोण आपको यहाँ नजर आ रहा है बेटा, ये वाला एंगल, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम ट्राइंगल है, ऐसा नहीं कि अलग अलग ट्राइंगल है। इसकी भुजा दोनों बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसका कोण ये भी बराबर होगा। इसको आप लिख लेना, इसको मैं रफ भी कर देता हूँ, इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊंगा और सदिश वियोजन करके आपको सिखाऊंगा अभी। तो देखो बेटा, ये आपने देखा कि बिंदु P पर दोनों की तीव्रता परिमाण में तो बराबर है और दिशा में अलग अलग है, तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए इनका सदिश वियोजन करेंगे। तो देखो बेटा इधर, अभी डायग्राम अच्छे से देखना। एक आवेश माइनस Q, एक आवेश प्लस Q, ये बिंदु A, ये बिंदु B, दोनों के मध्य की दूरी 2a, बिंदु O से लंबवत यहां पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, इधर एक तो इस दिशा में आ रहा है और एक इस दिशा में जा रहा है। अब ये भी मैंने आपको बताया कि ये कोण मान लेते हैं, माना कि ये कोण थीटा है, तो
तो ये कोण भी थीटा होगा। अब बच्चों इधर देखो, यहाँ पर एक काल्पनिक लाइन बना देते हैं। आप ये जानते ही हैं कि ये जैसे z है, दो समांतर रेखाएं हैं और ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ये कोण थीटा होगा तो बच्चों ये कोण भी क्या होगा, थीटा। देखो इधर, ये कोण थीटा तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। इधर देखिए दोबारा, जैसे ये n बनाया, ये कोण थीटा तो ये कोण भी क्या होगा बेटा, थीटा। या तो इसे शायद एकांतर कहते हैं या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, दोनों में से कोई एक नाम तो होगा ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, अगर दो पैरेलल लाइनें अगर से तिर्यक करेंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा। चलो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ देखते हैं। अगर ये कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, तो बच्चों ये कोण भी थीटा होगा, ठीक। एक और देखो, अगर ये कोण थीटा है, देखो इधर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा, और इसके सामने वाला ये कोण भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। इनको या तो शीर्षाभिमुख कहते हैं या एकांतर कहते हैं, दोनों में से, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो देखो बेटा इधर बात समझ में आ गई, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये भी थीटा। दोबारा देखो इधर, अब मैं बिंदु P पर एक रफली डायग्राम बनाता हूं। मान लेते हैं ये x अक्ष है और इधर वाला ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है और इधर ये y डैश अक्ष है। बात क्लियर है? देखो, एक लग रहा है इस दिशा में, परिमाण कितना है e, और एक तीव्रता लग रही है इस दिशा में, परिमाण कितना है e। दोनों का परिमाण सेम है। यहां पर मैंने आपको बताया ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। अच्छे से आप इसको ध्यान रखना और अपने कॉपी में भी करके देखिए, ये थीटा ही आएगा। ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इसके घटक निकालेंगे। देखो, दोनों तीव्रता परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण, एक मिनट, दोनों का परिमाण बराबर है और दिशा में अलग अलग होने के कारण इनका सदिश वियोजन करेंगे। अब देखो सदिश वियोजन, तो जिधर कोण, इस वाले का पहले करेंगे, जिधर कोण उधर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई कॉस थीटा। इसके लंबवत इधर क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। ये आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इधर देखिए, ये ई और ये थीटा, इसका वापिस सदिश वियोजन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ई कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। दोबारा ध्यान देना, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, -q + q, 2a दोनों के बीच की दूरी, O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र। पहले हमने ये निकाला, -q आवेश के कारण उसकी दिशा इधर आएगी, पॉजिटिव के कारण दिशा इधर जाएगी। चूंकि एक लाइन लिखी, चूंकि दोनों तीव्रता परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में अलग अलग है, तो सदिश वियोजन करेंगे। ये सदिश वियोजन हो गया। अब इस सदिश वियोजन को देखो ध्यान से, तो आपको एक बात पता लगेगी कि ये दोनों तीव्रता, सदिश वियोजन करने के पश्चात की बात बता रहा हूं मैं। सदिश वियोजन कर लिया, अब इनको भूल जाओ। अब इसको और इनको याद रखो, चार चीजों को, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा और ये ई कॉस थीटा। सदिश वियोजन करने के पश्चात उन सदिशों की बात नहीं करते जिनका वियोजन कर चुके हैं। जैसे ये मार्कर है, तो वियोजन क्या हो गया, एक इसका ये वाला टुकड़ा हो गया और एक इसका टुकड़ा हो गया। बात समझ में आ गई? अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वापिस पूरा कंप्लीट सदिश बन जाएगा। अब वियोजन कर चुके, तो एक घटक ये आया x दिशा में और एक घटक ये आया इस वाले का। इस वाले का एक घटक ये रहा और एक घटक ये रहा। पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, सदिश वियोजन, अब लिखेंगे आप एक लाइन, सदिश वियोजन करने के पश्चात, इस डायग्राम को मैं रफ कर देता हूं। सदिश वियोजन करने के पश्चात, सदिश वियोजन करने के पश्चात, देखो ये बिंदु है P। तो देखो बेटा, सदिश वियोजन करने के पश्चात y दिशा के घटक, एक है ई साइन थीटा ऊपर की दिशा में और एक है ई साइन थीटा नीचे की दिशा में।
दोनों परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो मान लीजिए एक बार लग रहा है 10 न्यूटन ऊपर और एक बार लग रहा है 10 न्यूटन नीचे। बात समझ आ रही है? दोनों परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो क्या लिखेंगे? सदिश वियोजन करने के पश्चात y दिशा के घटक परिमाण में बराबर है ई साइन थीटा परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त का मतलब होता है कैंसिल, हटा देंगे इसको। ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा बेटा? कैंसिल आउट कर देगा। 10 न्यूटन ऊपर 10 न्यूटन नीचे, तो ये आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि x दिशा में, वैसे यहां पर ये x डैश है ये, जबकि x डैश दिशा में दोनों घटक एक ही दिशा में होने के कारण, अब बताओ बेटा, आप जानते हो कि थोड़ा बहुत बेसिक फिजिक्स से समझते होंगे। अगर दोनों एक ही दिशा में होंगे तो जुड़ जाएंगे और अगर परस्पर विपरीत दिशा में होंगे तो घट जाएंगे। और परिमाण अगर बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। 10 इधर 10 इधर तो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन दोनों 10 एक ही दिशा में है तो 10 प्लस 10। बात समझ में? जबकि x डैश दिशा में दोनों घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता कैसे लिखोगे आप? EP, क्योंकि P पे निकाल रहे हैं तो EP। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, E cos थीटा प्लस E cos थीटा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा 2E cos थीटा, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 4। इससे पहले था बेटा समीकरण नंबर 3, वो जो हमने माना था वो आपने नोट कर लिया होगा। एक बार इसको पूरे को नोट कर लीजिए। अब देखिए समीकरण नंबर 4 क्या है? EP इजिकल टू 2E cos थीटा, ये समीकरण नंबर 4 है। अब चूंकि हम जानते हैं कि समीकरण 3 का मान, वो जो हमने पहले माना था, EPA इजिकल टू EPB इजिकल टू E, कितना था बेटा? आप देखिए अपनी कॉपी में, KQ अपॉन R² प्लस A², जिसे हमने E के बराबर माना था। तो अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये समीकरण 4 है, समीकरण 3 पहले हमने डिस्कस कर लिए। तो EP इजिकल टू 2, E का मान कितना है? KQ अपॉन R² प्लस A² इंटू कॉस थीटा। कैसे ऐसे लिखा जा सकता है? EP इजिकल टू, इन दोनों को एक साथ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 का 2KQ अपॉन R² प्लस A² इंटू कॉस थीटा, ये समीकरण नंबर 5। क्लियर है बेटे? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम में देखिए, उस डायग्राम का थोड़ा यूज करते हैं। तो डायग्राम अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आएगा। समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में, मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूं। ये बिंदु है A, ये बिंदु है O और ये बिंदु है P। ये एक ट्रायंगल बन गया जो कैसा है? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और बची हुई भुजा आधार। चूंकि हम जानते हैं क्या बेटे कि आधार कितना दिया हुआ है, वहां पर आपको पता होगा इस भुजा की लंबाई है A, इस भुजा की लंबाई है R, तो ये हो जाएगा R² प्लस A²। अब चूंकि हमें पता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, लाल बटे कक्का,
तो लाल बटे कक्का से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसका यूज करते हुए तो देखो बेटा इधर, चूंकि यहाँ देखें, यहाँ देखेंगे हम, चूंकि कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, स्मॉल ए, और कर्ण कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह मान समीकरण 5 में रखने पर, आप इस वैल्यू को समीकरण 5 में रख दीजिए, तो EP इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान A अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? वीडियो को पॉज करके यहाँ तक की बात लिखिए, आगे देखिए बेटा। मैं इस वाले को रफ कर देता हूँ, जब आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करें, हम भी पॉज हो जाएंगे उसमें। देखिए बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, EP इजिकल टू 2KQ इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 2KQA अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दिया। इस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2। अब आप जानते हैं जब आधार समान होता है, जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो EP इजिकल टू 2KQA अपॉन, देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी है, 1, और इसकी घात कितनी है, हाफ, 1/2। तो 1 प्लस आधा कितना हो जाएगा, 3/2। तो वैसे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। अब चूंकि हमें पता है विद्युत द्विध्रुव में ए का मान अत्यंत अल्प होता है, जानते हो आप ए का मान कितना होता है बच्चों, बहुत कम होता है, इसीलिए ए स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। ये पहले ही बताया था मैंने आपको, ए का मान बहुत कम होता है इसलिए ए स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, और ए स्क्वायर को आप लगभग 0 के बराबर मान लें, तो ये ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो EP इजिकल टू कितना हो गया, 2KQA अपॉन, इसको 0 हटा दो इसको, तो आर स्क्वायर की घात 3/2। यहां तक की कहानी लिखिए। अब देखो ये बिल्कुल रात चल रहा है, तो EP इजिकल टू, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस 2 को मैं अंदर ले जाऊंगा, तो क्या ऐसे लिख ले बेटा, KQ इंटू 2A अपॉन आर स्क्वायर की घात 3/2। तो घात की घात क्या होता है, गुणा हो जाता है। देखो दो बातें ध्यान होगी आपको, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, और घात की घात क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर, जैसे लिखा हो 2 की घात 3 और इसकी घात 2, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 इंटू 2 6, तो घात की घात का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो ये कितना है, आर स्क्वायर इंटू 3/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो EP इजिकल टू KQ इंटू 2A अपॉन आर की घात 3। अब चूंकि हम जानते हैं क्या, चूंकि Q इंटू 2A इजिकल टू कितना होता है, P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसी सिद्धांत से यहाँ पर EP इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, K, इस Q इंटू 2A की जगह क्या लिखेंगे, P, तो KP अपॉन आर क्यूब। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसको आप E निरक्षीय इजिकल टू KP अपॉन आर क्यूब भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये दोनों डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट हुए। E अक्षीय इजिकल टू आता था 2KP अपॉन आर क्यूब, और E निरक्षीय बराबर आ जाएगा KP अपॉन आर क्यूब। इन दोनों के बीच में संबंध भी रहेगा, वो PDF में आप देख सकते हैं, वहां पर अगर आप पढ़ोगे E अक्षीय बटा E निरक्षीय, तो KP अपॉन आर क्यूब से KP अपॉन आर क्यूब कट जाएगा, तो आ जाएगा 2:1। ये रिलेशन ध्यान रखना। तो ये दोनों डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपका इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके पास आ जाएगा, वो है समरूप विद्युत क्षेत्र में
विद्युत द्विध्रुव पर लग रहा बल और बलागुण। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटे अपना पूरा वर्क नोट्स में कंप्लीट करें और ये समझने की कोशिश करें, और इन दोनों डेरिवेशनों को कम से कम 2-2 बार रफ कॉपी में भी प्रयास कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेटा आज का वीडियो लेक्चर इतना ही। थैंक यू।